बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हम आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। बिल्कुल इस तरह का पैदा करते हैं आप। कॉन्फिडेंस वो हमें देखकर ही महसूस करते हैं, हमारी बातों से ही उनको लगता है कि हमें करना क्या है। जिस तरह का मोटिवेशन देते हैं तो उसी हिसाब से वो अपने फ्यूचर प्लान को क्लास 6 ऑनवर्ड्स अगर पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो किसी का जवाब मिलेगा आपको कि आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर। दे आर हैविंग देयर ड्रीम विद इन। और उसी हिसाब से हम लोग उसको फोकस भी करते हैं, टाइम टाइम पे उनको दिमाग में डालते भी रहते हैं कि बेटा योर ड्रीम इज दैट, आपको ये करना है तो इस तरह की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। एंड बच्चा बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है सर यस सर आई विल डू दैट, आई एम डूइंग फॉर द सेम, मैं वैसा ही पढ़ाई कर रहा हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल में। उसके सामने यहाँ पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं हैं और इन शैक्षणिक संस्थाओं के जो संस्थापक रहे स्वर्गीय चुन्नू यादव जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी सेवाओं को हम सलाम करते हैं। और स्वर्गीय चुन्नू यादव जी के जो पुत्र हैं, जो बेटे हैं रामनयन यादव जी, उनकी सामाजिक और शैक्षणिक और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया था, उन सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। ये जो पूरा यादव परिवार है और ये यादव परिवार जो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में जो अपनी सेवाएं दे रहा है, वो काबिले तारीफ है, वो प्रशंसा के लायक है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल आजमगढ़ के प्रिंसिपल अजीत यादव जी। अजीत यादव जी, बताएं कि कितनी शैक्षणिक संस्थाएं यहाँ पर हैं और ये जो तमाम तालीमी इदारे हैं, जो तमाम शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कितनी जगहों पर फैली हुई है और ये जो परिवार है शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना योगदान दे रहा है, कितना बड़ा योगदान है। नमस्कार सर, मैं अजीत यादव, प्रिंसिपल ऑफ श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे इस कार्य पर कार्यरत हूँ, इस पद पर। और जहाँ तक सर आपका सवाल है कि कहाँ तक ये फैला हुआ है या क्या क्या चीजें व्यवस्थित है यहाँ पे, तो आदरणीय प्रबंधक जी श्री रामनयन यादव जो हमारे प्रबंधक हैं, और उनके द्वारा ये लगभग पिछले 25 सालों से इस संस्था को चलाया जा रहा है। और इनके संस्थापक रहे इनके पिताजी स्वर्गीय श्री चुन्नू यादव जी। और जहां तक शैक्षणिक चीजों की बात है तो सर क्षेत्र में हमारे यहाँ लगभग 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में बच्चे हमारे लगभग फूलपुर क्षेत्र यहाँ से लगभग पड़ता है 50 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है, वहां तक बसें जाती हैं, हमारी आती जाती रहती हैं। और इसके पीछे मैं जानता हूं कि हमारी जो कड़ी मेहनत है और मैनेजर साहब का जो हमारे जो है डेडिकेशन है वो काम आ रहा है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे पर ध्यान देते हैं ताकि उसकी शैक्षणिक और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजों पे हम काम कर पाए। चीजें ऐसी रहती हैं कि सबसे जरूरी ये बात हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं कि लगभग 10 बीघे में ये स्कूल का कैंपस हमारा फैला हुआ है, जिसमें ग्रुप ऑफ स्कूल बोला जाएगा। सबसे पहले हमारा आता है श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल, जिसमें हम लोग रन कर रहे हैं सर लगभग 2000 बच्चों के साथ ये स्कूल रन कर रहा है। और उसके बाद अगर बात की जाए, हमारे पास यूपी बोर्ड भी है श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज के नाम से, तो वहां पे भी लगभग हमारे पास जो है तकरीबन 1500 की स्ट्रेंथ वहां पे भी है। साथ ही में हम ये चाहते हैं, मैनेजर सर का ये सपना है कि इस ग्रुप ऑफ स्कूल को जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, वो यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनको जो है
शिक्षा के लिए, शिक्षा पाने के लिए कहीं बहुत दूर न जाना पड़े, बहुत दूर तक की तलाश न करनी पड़े उनको। तो इस सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसी चीज के लिए बच्चा जब 12th पास आउट कर लेता है तो स्पेशली गर्ल्स के लिए मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे हो चुका है, जिसमें अभी बहुत सारी चीजें व्यवस्थित कर दी गई है। नर्सिंग का है, एएनएम जीएनएम है, ये सारी चीजें हैं। और डिग्री कॉलेज भी हमारे पास है। तो मतलब अगर बच्चे को आप एक बार दाखिला यहाँ पे दिलाते हैं तो व्यवस्थित रूप से उसकी सारी शैक्षणिक चीजें जो है यहाँ से वो पूरी करके फिर आगे देश विदेश चाहे जहां भी वो जाना चाहे, इस स्तर की पढ़ाई और इस तरह का पर्यावरण हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए। मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। मेडिकल क्षेत्र में भी सर सारी चीजें हैं। स्पेशली हम जब 9 से क्लासेस जब चलाते हैं तो उस चीज का प्रोसेस हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। और स्पेशली तकरीबन ये जब चीजें जाती हैं 9 से बच्चे 10 पास करते हैं, 11 पास करते हैं, तो वी आर डूइंग द करियर काउंसलिंग आल्सो। तो करियर काउंसलिंग के दौरान भी चीजें हो जाती हैं। प्लस 10th के बाद जैसे 11th में दाखिला लेते हैं तो जो पेपर का पैटर्न कैसा आता है या ये ही डिपेंड करे। पेपर का पैटर्न हम उस लेवल पे लेके चलते हैं, जैसे नीट, जेई, ये सारी एग्जाम है जो वनडे एग्जाम, डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आईआईटी के लिए हो, तो उस लेवल के क्वेश्चन को भी हम लोग बच्चों को सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। उस तरह की फैकल्टी हमारे पास रखी है, उस तरह से ट्रेनिंग भी उनकी टाइम टाइम पे होती रहती है। तो बच्चों को एक अच्छा अवसर मिलता है, अपार्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक, उनको वो सारी चीजों को भी सीखने का मौका मिलता है। सभी संस्थाओं में तो आपको बता दें कि तकरीबन 7,500 8,000 बच्चे तकरीबन होंगे। तो एडमिशन का जब समय आता है तो एडमिशन को लेकर बच्चों में क्या उत्साह रहता है कि हमारा एडमिशन यहाँ पर हो जाए? एडमिशन को लेकर उत्साह तो रहता ही है सर। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय प्रबंधक जी जो हैं, उनका ये मानना है कि शिक्षा सब हर घर तक पहुंचनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी केसेस है हमारे पास, लगभग तकरीबन अगर मैं अपने सीबीएसई बोर्ड की बात बताऊं तो लगभग 400 से ज्यादा ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्कॉलर बेस्ड एजुकेशन हम दे रहे हैं, स्कॉलरशिप बेस्ड दे रहे हैं। अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो टॉपर है, तो वो सारी चीजें, उसका एकेडमिक जो फीस है पूरा माफ है। इसके अलावा किसी बच्चे के गार्जियन के पास ये समस्या है कि उसकी क्षमता नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर उसमें काबिलियत है तो मैनेजर साहब का सीधा कहना है कि सर आप उसका एडमिशन, उसको शिक्षा देने का काम पूरी तरीके से करिए, कोई इसमें कोताही नहीं करनी है। इन संस्थाओं से जो निकले हुए बच्चे हैं उनको बताएं कि आज पूरे हिंदुस्तान में कितने बच्चे होंगे, जो छात्र छात्राएं होंगे जो यहाँ से पढ़कर निकले, अपना नाम रोशन किए विद्यालय का और अपने परिवार का। जी सर, अब इसकी गिनती तो मैं बता नहीं पाऊंगा संख्याओं में, लेकिन अभी हाल फिलहाल 3-4 साल में जो चीजें हुई हैं, हर साल हम व्यक्तिगत रूप से हम सभी लोग व्यक्तिगत काउंसलिंग बच्चों की करते रहते हैं कि सबसे पहला हमारी सोच रहती है कि बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस रिजल्ट बहुत बढ़िया है। दूसरा, जब एकेडमिक बढ़िया आता है तो उनको और भी प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशियां भी हम लोग देते हैं सपोर्ट करने के लिए कि उनकी पढ़ाई लिखाई कहीं से बाधित ना हो। और कुछ बच्चे अपने दम पे जो यहाँ से अच्छी पढ़ाई लेकर, अच्छी सीख लेकर गए हैं, कोई मेडिकल क्षेत्र में अपने आप को एक्सपैंड किया है, किसी ने अपने आप को सिविल सेवा में योगदान अपना दे रहे हैं। पीसीएस के भी बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल से गए हैं, डॉक्टरी में लाइन में भी बहुत सारे लोग गए हैं, मेडिकल जैसा मैंने बताया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी क्षेत्र में रुझान न बना रहे हो बच्चे, हर क्षेत्र में अपने रुझान को वो दे रहे हैं। और आने वाले सालों में मुझे लगता है कि 3-4 नाम ऐसे आएंगे जो दुर्गा जी का नाम रोशन करेंगे। भले से वो पास आउट है, लेकिन आज भी वो हमारे, उनका जमीर, उनका जो प्यार मोहब्बत है विद्यालय के लिए बना हुआ है, यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। तो बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको लेकर क्या आप कोशिश करते हैं, क्या जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं? जहां तक सर कम्युनिकेशन की बात है तो कम्युनिकेशन सबसे जरूरी माध्यम बन जाता है, अपनी बात की प्रस्तुति कहीं पे रखना किसी के सामने। तो इसकी शुरुआत तो हम लोगों ने क्लास फर्स्ट से ही शुरू कर दिया है कि जो मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा जो बच्चे जो है
कन्वर्सेशन का नाम से हम लोग पीरियड उसको रन करवाते हैं। उसमें अभिव्यक्ति क्या है उसकी, हाउ ही इज एबल टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। टाइम टाइम पे माइक पे कोशिश ये रहती है, हर संभव प्रयास रहता है कि पर डे जो क्वायर ग्रुप है बच्चों का वो बदलता रहे और हर बच्चे को मौका मिले कि स्टेज पे वो परफॉर्म कर पाए, माइक फियरिंग उसकी दूर हो जाए, उसको बोलने का अभ्यास हमारे अध्यापक समय समय पर उसको करवाते रहते हैं। तो इसकी शुरुआत तो यही से हो जाती है और समय समय पे जो मेन इवेंट्स होते हैं स्कूल में, तो उस समय पे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, उनके पीछे बैक सपोर्ट में लगे रहते हैं हमारे अध्यापक अध्यापिका उनको तैयार करने के लिए। ये फीस आपने क्या रखी है आज के? फीस सर आज के अदर स्कूल का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी अपेक्षा हमारे यहाँ जो फीस का स्ट्रक्चर है एक एवरेज रूप में रखा गया है इस उद्देश्य से। हालांकि पिछली बार कुछ ऐसी बातें आई कि बढ़ा दी जाए फीस, लेकिन मैनेजर साहब का सीधा स्टेटमेंट रहा कि फीस बढ़ाने से काम नहीं होगा, एकेडमिक पे फोकस आप लोग ज्यादा करिए, फीस तो आती रहेगी। और बात फीस की नहीं है, बात ऐसे लोगों तक जुड़ना है, ऐसे परिवार तक जाना है जो वो उनकी क्षमता डेवलप नहीं हो पा रही है कि अपने बच्चे को आज के टाइम पे वो एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाएं। तो इसी मुहिम को देखते हुए सब लोगों ने एकजुट होकर फीस के स्ट्रक्चर को वैसे ही बने रहने दिया और उसमें कोई इजाफा नहीं, बिल्कुल इस साल भी वही चीजें वैसे ही रहेंगी। हमारा मेन फोकस होता है पढ़ाई पर और फीस के लिए जो है कोई इशू नहीं है। आज भी बताया जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि लगभग 200-250-300 से ज्यादा बच्चे हमारे पास, कोई स्कॉलरशिप पे है, कोई किसी के पास क्षमता नहीं है, कोई अपना पर्सनल व्यक्तिगत समस्या लेके आता है, तो मैनेजर साहब एक बार में ही बात खत्म कर देते हैं, ठीक है आप पढ़ाइए, पढ़ाई हमको अच्छी चाहिए बच्चे की, उसके अलावा फीस का कोई इशू नहीं। इतनी सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, तो आपके जो बच्चे हैं यहाँ से निकल कर क्या नीट, जेई, आईआईटी और सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं? बिल्कुल सर, पिछले बार मेरे यहाँ से लगभग 2 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है और आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो मेरा बच्चा ऐसा था कि जिसने कभी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं अटेंड किया। इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैं बोल रहा हूँ, बाय नेम मैं लेके बोल सकता हूँ, गुलशन यादव बच्चे का नाम है, उसकी चेकिंग आप कर सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ एवरी रिकॉर्ड। बहुत सिंसियर बच्चा वो था, बड़ी तबीयत से अपने अध्यापकों की बात मानते रहा कि कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी स्ट्रेटजी तो हमारे विद्यालय ने हमने मिलकर बनाई और बच्चे को उसी साचे में ढालने की कोशिश की और बच्चे ने अपना पूरी ईमानदारी से जैसा हमने कहा वैसा किया, हम पर भरोसा रखा, बिना कोचिंग ट्यूशन के नीट में उसने अपना सिलेक्शन लिया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है कि आईआईटी में आईआईटी क्रैक कर रहे हैं, नीट का एग्जाम के क्रैक कर रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे अभी सिविल में हो भी गए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्रैक भी कर चुके हैं, कुछ उसमें लगे भी हुए हैं। मतलब हर पड़ाव में, हर क्षेत्र में अपना अपना योगदान वो देते रहे हैं और समय समय पे हम उसका अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं, पेपर में भी छपवाते रहते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि कम दायरे में, कम एक सीमित फीस के माध्यम से हम एक अच्छी शिक्षा देने का एक मतलब एक सिस्टम हम बना के रखें। आप प्रिंसिपल हैं, तो क्लास में जो टीचर्स हैं और जो छात्र छात्राएं हैं, तो टीचरों का पढ़ाई के दौरान कैसा साथ रहता है, तालमेल? और कोई अगर बच्चा शरारत कर दिया, बदमाशी कर दिया, तो क्या सख्ती करते हैं ज्यादा या फिर उसके साथ जो है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह से? जहां तक ये सवाल है सर, तो सबसे अच्छी व्यवस्था जो होती है, जो मैं अपने यहाँ लागू करवाया हूँ, जो मेरे अध्यापक करते भी हैं, क्लास हम इंटरेक्टिव बनाते हैं। हम किसी बच्चे को डरा के नहीं रखना चाहते, अनुशासन एक अलग चीज है, लेकिन जब तक बच्चा हमसे पूछेगा नहीं, जब तक उसके मन का डर नहीं खत्म होगा, तब तक वो अपने सवाल, अपनी उलझन को लेकर अपने अध्यापक से रख नहीं पाएगा। तो इतनी आजादी है उसके पास कि वो 1 दफा नहीं 10 दफा अगर पूछे तो हमारे अध्यापक बड़े खुशी से बताना चाहते हैं कि उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे, उस सब्जेक्ट पे बच्चे को कितना महारत हासिल करवा दे, ये दिली इच्छा होती है हमारे अध्यापकों की और वही हम भी चाहते हैं। तो बच्चों का माहौल बिल्कुल ऐसा है कि वो बहुत हंसी खुशी से पढ़ते हैं। और रही बात